हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी मदद करो। ये कहानी संपूर्णता से काल्पनिक है। दिन भर थके हुए अभी अभी मैं घर आया था। मुझे 8 बजे तक स्कूल में रहना पड़ा क्योंकि मैं गणित की परीक्षा में फेल हो गया था और मुझे अतिरिक्त पाठ के लिए रुकना पड़ा था। मैं बहुत थक गया था। माँ और पिताजी कुछ दिनों के लिए थोड़ी छुट्टी पर बाहर गए थे, इसलिए मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मैं अपने आप को आईने में देखते हुए अपने दांत ब्रश कर रहा था। ये कांच पर जटिल डिजाइनों वाला एक सुंदर गोलाकार दर्पण था। मॉम ने इसे एक नीलामी में 5,000 रुपये में खरीदा था। यह हमारे घर में कुछ सालों से था। मुझे याद आया कि कैसे एक छोटे बच्चे के रूप में माँ मुझे पुराने अंधविश्वास की बात बताती थी। आपको कभी भी आईने के सामने नहीं सोना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आत्मा आईने में चली जाएगी और उसमें ही रह जाएगी। मेरे दिमाग का एक हिस्सा उसकी बात को बकवास बताकर खारिज कर देता था, लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा उस पर विश्वास किया करता था और इसलिए मेरे बेडरूम में कोई शीशा नहीं था। दांत घिसते हुए मैं झुककर आगे बढ़ा और अपना मुंह धो रहा था। जब मैंने फिर से ऊपर देखा तो मैंने जो देखा वो मुझे जीवन भर के लिए स्तब्ध कर देने वाला था। आईने में मेरा चेहरा ही नहीं था, बल्कि सफ़ेद आंखों वाला और लंबे काले बालों वाली लड़की का चेहरा था और उसके होठ खून से भी लाल थे। उसकी ठुड्डी और सफ़ेद पोशाक पर खून टपक रहा था। उसकी सफ़ेद आंखों में एक अजीब सी उदासी नज़र आ रही थी। ये लगभग ऐसा था जैसे वह वास्तव में उदास लग रही थी। मैं उसे छूने के लिए पहुंचना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं आंशिक रूप से सम्मोहित हो रहा हूँ। बाथरूम में लगी लाइट बंद हो गई। इसने मुझे मेरे छोटे से भ्रम से बाहर निकाल दिया। मैं थोड़ा दूर हट गया और अवाक रह गया। अचानक आईने में आई लड़की ने ऊंची ऊंची भड़कीली भयावह आवाज में कहा, मुझे हेल्प की जरूरत है। इस दर्पण से निकलने में मेरी मदद करो। मैंने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अपने शरीर के बाकी हिस्सों को भी हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं शरीर को थोड़ा सा भी हिला नहीं पा रहा था। मैंने गला फाड़ के जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं मुंह से मेरे कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं केवल वो लड़की जो आधी लड़की लग रही थी और आधा सांप जो आईने में मुझे अपनी ओर खींच रहे थे, और मैं 3 इंच आगे बढ़ते हुए देख रहा था। अब किसी भी समय वह शायद आईने से बाहर निकल जाएगी, जैसे कि उस डरावनी फिल्म की लंबी बालों वाली लड़की टेलीविज़न से बाहर निकल गई और मुझे मार डालेगी। नहीं, ऐसा होने वाला नहीं था। मानसिक रूप से दहशत के कगार पर पहुंचकर मैंने पहले से ही अधिक कठिन संघर्ष किया। मैंने मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लड़की आईने में मेरे करीब आती रही। अब किसी भी पल वो मुझे मार सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, प्लीज मेरी एक बार मदद कर दो, मुझे इस कैद से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। यह कहकर वो गायब हो गई और आईने में उसकी जगह अब वापस मैं दिख रहा था। मुझे पसीना आ रहा था, जैसे मैंने अभी 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई हो, जिसकी आंखें तस्करी की तरह चौड़ी हो। मैंने अपने बाहों को हिलाने की कोशिश की और अब वो लड़की ना होने के कारण मेरी बाहें भी हिल रही थी। मैं अपने पैरों, मेरे सिर, मेरे घुटने, मेरे पूरे कमबख्त शरीर को हिला सकता था। मुझे इतनी राहत कभी नहीं मिली थी, लेकिन उस राहत को जल्द ही उस लड़की या उस सांप या जो कुछ भी मैंने अभी बताया था वो बदल दिया गया था। जो भी मैंने अभी बताया था वो बहुत डरावना था। मैं आज रात आईने के सामने सोने नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं। मैं आईने के सामने सोने के बजाय अब कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कमबख्त सड़े हुए फल खाऊंगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन वापस वो आईने के सामने नहीं जाऊँगा। वो सब लड़की, आईना, जो भी था मेरे लिए एक बुरा सपना था। मैंने फिर से आईने में देखा। अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर मैं पूरी तरह आश्वस्त था
कि ये सब कुछ नहीं था और अपना मुंह धोया मैं नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर चला गया। यह शायद मेरे पूरे कमबख्त जीवन में अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। मैं अगले दिन उठा और मुझे पता चला कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं हूँ। मुझे ये बात पता लगाने में देर नहीं लगी कि मैं अस्पताल में हूँ। मेरे पूरे शरीर पर पट्टियाँ थी, कुछ मेरे चेहरे के निचले आधे हिस्से को भी ढक कर रहे थे। अचानक पिछली रात के दौरान मेरे द्वारा देखे गए भयानक दुस्वप्न की स्मृति मेरे सिर पर वापस आ गई और मुझे आश्चर्य होने लगा कि उसके बाद क्या हुआ, मैं अस्पताल में क्यों हूँ। मैंने एक नर्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला और जो निकला वो एक शोर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मुर्गे का गला घोटा जा रहा हो। मेरे बगल में एक नर्स दिखाई दी। ओह, तुम जाग गए, हर्षित स्वर में कहा। मुझे क्षमा करें, लेकिन कल रात आपके घर का एक हिस्सा जल गया था। दमकल कर्मियों ने समय रहते आपको बचा लिया। आपके माता पिता ने यह वापस फ्लाइट का टिकट बुक किया है। तुम वहां मर सकते थे, तुम्हें पता है। पुलिस ने सोचा कि आपके घर के उस हिस्से में सब कुछ आग में जल गया था, लेकिन वे गलत थे। वो गोलाकार दर्पण खोजने में कामयाब रहे जो आपके बाथरूम में था। आपके घर के उस हिस्से में लगभग सब कुछ जल गया था। पूरा वो रूम बर्बाद हो गया था, लेकिन उस दर्पण को कुछ भी नहीं हुआ। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। नर्स ने चुटकी ली। मैंने कहा, मुझे सही पता है, मुझे लगता है कि यह दर्पण एक जादुई है। नर्स बोली, हाँ, वैसे भी आपके माँ और पिताजी ने फैसला किया है, वे इसे और नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दर्पण उन्हें खरीदने के बाद से दुर्भाग्य दे रहा था। कल जो मैंने सुना था उसके अनुसार वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन वास्तव में व्यस्त थे, इसलिए इसे आग लगने तक भूल गए थे। जब उन्हें पता चला कि आपके घर के उस हिस्से में दर्पण ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो न तो बुरी तरह से जली है और न ही राख हो गई है, तो वो चौंक गए और उन्होंने इसे एक दोस्त को बेचने का फैसला किया जो दर्पण में दिलचस्पी रखता था। मैंने सर हिलाया। आप ठीक कह रही है। अच्छा, मैं अन्य मरीज को देखने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है। वो मुस्कुराई और चली गई। ऐसे एक दर्पण ने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। ज़रा आप अपने घर के शीशे को देख लेना कि कोई मदद तो नहीं मांग रहा।